है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन टॉपिक का नाम है। अब देखिए यहाँ पर आपको 19वीं सदी का जो शुरुआती चरण है उसमें आपको इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी कि भारतीय समाज में बहुत सारे सुधारक हुए जो कि भारतीय जो समाज की जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, तो उनमें किन किन व्यक्ति का नाम है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए 19वीं सदी के प्रारंभ में धार्मिक और सामाजिक सुधार ने विभिन्न विचारों के माध्यम से तत्कालीन धर्म और समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया गया, जिसमें कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान अगर देखा जाए तो राजा राम मोहन राय का दिखता है। साथ साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खां, दादा भाई नौरोजी, इन सब व्यक्ति को आप समाज सुधारक के रूप में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं हिंदू मुस्लिम सर पेपर लीक हो रहा है कि अब दिल ही टूट गया है। देखिए दिल तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये है कि पेपर लीक होना ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं विद्यार्थियों के लिए कष्टकर होता है, क्योंकि विद्यार्थी बड़ी ही मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाते हैं। बहुत विद्यार्थियों का पेपर बहुत अच्छा जाता है, पूरा 2 घंटा जी जान लगा के वो 3 घंटा जो भी नेट का जेआरएफ का पेपर दिए होंगे और फिर अच्छा एग्ज़ाम जाने के बाद उनका रद्द हो जाता है, तो निश्चित रूप से उनको पढ़ाई के प्रति से जो है मन हटेगा, ये स्वाभाविक सा लक्षण है। लेकिन अब किया क्या जा सकता है। देखिए पेपर लीक कराने वाले भी स्टूडेंट ही होते हैं और सारा काम अगर आप देखिएगा तो स्टूडेंट के माध्यम से ही किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें नैतिकता अब सबको होना चाहिए जो एक विद्यार्थी है, क्योंकि अगर विद्यार्थी कोई पैसा नहीं देगा क्वेश्चन आउट करवाने का या सेटिंग नहीं करवाएगा तो निश्चित रूप से वो सेटिंग नहीं होगा, और जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं या जो उस तरह के काम करते हैं तो वो नहीं करेंगे, वो पैसों के लिए करते हैं, सिंपल सी बात। और पैसा देने वाला कौन है, तो स्टूडेंट ही होगा। तो नैतिकता ही नहीं है लोगों में, तो इस बात की अब उम्मीद करना बड़ी ही मुश्किल काम है। तो इस मुद्दे पे ज़्यादा आप चिंतन नहीं कीजिए। एग्ज़ाम रद्द हो गया, बस ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि आने वाला एग्ज़ाम फिर हो वो रद्द ना हो, क्योंकि हमारे आपके हाथ में बस एग्ज़ाम देना है। सारे एग्ज़ाम जो हैं पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो मेडिकल का हो, नेट जेआरएफ का हो, चाहे आप देखिए बीपीएससी ही कंडक्ट हुई, सारे एग्ज़ाम, चाहे यूपी में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, हर एक स्टेट का यही कहानी चल रहा है। तो ऐसे में समस्याएं तो हैं, लेकिन इसका निदान जो है सरकार उस ढंग से नहीं कर पाती है, क्योंकि इसके जो बड़े लोग होते हैं वो सरकार के ही आदमी होते हैं। अगर आप देखा जाए कोई भी जांच ऊपर तक पहुंचता है तो उसके बाद बंद कर दिया जाता है। इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि स्वाभाविक सी बात है उसमें जो गिरोह होता है वो बड़े लोग शामिल रहते हैं, जो कि जिनका राजनीतिक पकड़ होता है, जिनका प्रशासनिक पकड़ होता है, तो वैसे लोगों पे वहाँ पे नियम थोड़ा सा जाके कमज़ोर हो जाता है। तो ये समस्या है, लेकिन पढ़िए, एग्ज़ाम देना है तो फिर से पढ़ना ही पड़ेगा। भारत में इसके उदय के कई कारण थे। भारत में आखिर समाज सुधार आंदोलन क्यों हुआ, इसके क्या कारण रहे, तो आपको पता होगा कि भारत का जो सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है वो आप देखिएगा इसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं
और तरह तरह की कुरीतियाँ भी हमारे समाज में व्याप्त है, कर्मकांड भी व्याप्त था, जिसको कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग से आए, उन्होंने इसको समाप्त करने का पूरा प्रयास किया। तो उसी को लेकर के यहाँ पे जो है टॉपिक है, आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों में चेतना आई कि औपनिवेशिक शासन का मूल कारण क्या है। जो अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे हैं उसका मेन कारण क्या है। जैसे अभी बोले ना पेपर लीक हो रहा है, तो पेपर लीक का मेन कारण क्या है, आखिर पेपर लीक के जड़ में कौन व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये कारण, मेन कारण आपको ढूंढना, और सरकार इस पे ध्यान दे नहीं रही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे औपनिवेशिक शासन काल में जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, जो ढांचा था, उसकी जो मौजूद कमजोरियाँ हैं, उसको दूर करने का प्रयास करने के बाद ही अंग्रेज से मुक्ति मिल सकती थी। तो इसलिए जो समाज सुधारक हुए, उन्होंने प्रयास किया। ईसाईकरण की प्रवृत्ति ने भारतीयों को अपने धर्म एवं समाज को बचाने के लिए प्रेरित किया। जब बाहरी लोग आए, यूरोपीय लोग आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, ईसाईकरण करना शुरू किया। तब जो भारतीय हिंदू थे या जो ब्राह्मण थे, उन्होंने इस चीज़ को देखा और उन्होंने विरोध करना शुरू किया। आखिर भारतीय लोग अभी भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। बहुत सारे राज्य के लोग ईसाईकरण हो रहा है, बहुत सारे लोग सिख धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हिंदू धर्म में वो कुरीतियाँ हैं, वो पाखंड है, या जो कह सकते हैं कि लोगों में नफरत की भावना है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार होगा। हिंदू में कई जातियाँ हैं और इन जाति के बीच में जो बढ़ता मतभेद है, ये भी इसके कारण हो सकते हैं। अगर हम किसी जाति के लोगों को नीचे दृष्टि से देखेंगे, उससे घृणा रखेंगे, तो निश्चित रूप से वो अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने हेतु अन्य धर्म में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार कौन हो सकता है? तो जो धार्मिक रूप से जो एक दूसरे में नफरत फैला रहे हैं, वो भी इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं। ईसाईकरण की प्रवृत्ति जो शुरुआत में आई, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजन रहे होंगे। वस्तुतः ईसाई मिशनरियाँ भारतीय जो लोग हैं उसके पिछड़ेपन का कारण उनका धर्म बताती थी, और भारतीय धर्म समाज को कर्मकांड और आडंबर से मुक्त। निश्चित रूप से अगर आप देखा जाए तो धर्म और कर्म कांड जो है, ये भी लोगों के गरीबी का कारण बन सकता है। इसके पीछे रीजन है कि हिंदू धर्म में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कर्मकांड है, और ग्रामीण स्तर या अभी भी आप देखेंगे कि बहुत लोगों के पास उतनी संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई, विवाह है, तो उसमें लोग ज़बरदस्ती भी उनसे खर्च करवाते हैं, जबकि वो खर्च करने के बाद उनको बरसों तक उस कर्ज के बोझ में दबना पड़ता होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो थी वो उस समय भी था और आज भी है। ठीक है, अभी भी इससे पूर्ण रूप से निजात नहीं हुआ है। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए जो कर्मकांड है, जो पाखंड है, उसको दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे महान व्यक्तित्व हुए। उसके बाद है पश्चिमी मानवतावादी चिंतन। जब भारतीय लोगों ने पश्चिमी किताबें पढ़नी शुरू की, जो पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर के किताब पढ़ी, छुआछूत और अस्पृश्यता जो भारत में फैला हुआ था, अभी भी आप देखिएगा समाज में छुआछूत अस्पृश्यता देखने को मिलेगा, तो उस समय कितना होगा आप सोच सकते हैं। तो उस पर उन्होंने जब पश्चिमी मानवतावादी चिंतन को पढ़े, उनकी विचारधारा से प्रभावित हुए, तो भारत में भी छुआछूत और अस्पृश्यता पर उन्होंने चोट करना शुरू किया। पत्र पत्रिकाओं ने भी सुधार आंदोलन को प्रेरित किया था। वस्तुतः इन पत्र पत्रिकाओं ने अंग्रेजी द्वारा भारतीयों के प्रति किए जाने वाले अपमानजनक व्यवहारों का उल्लेख रहता था। ठीक है, अपने धर्म समाज में व्याप्त सती प्रथा। सती प्रथा आप जानते ही हैं, जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। छुआछूत, अगर कोई सट गया दलित समुदाय के लोग तो उससे लोग घृणा करते थे, और बहुत सारे अमानवीय परंपरा था जो समाज में, उससे
लोगों को निजात दिलाने के लिए यहाँ पे जो है समाज सुधार आंदोलन भारत में 19वीं सदी के प्रारंभिक दौर में हुए। स्वरूप देखा जाए तो यहाँ पे आपको मध्यम वर्गीय स्वरूप दिखेगा। मूल रूप से जो समाज सुधारक वर्ग जो था वो मध्यम वर्गीय लोग थे, मध्यम वर्ग से आते थे। शैक्षणिक स्वरूप आपको दिखेगा नारी मुक्ति का मेन रूप से केंद्र में था। शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो आपको सती प्रथा, चाहे विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह, तो ये सब सारे अगर आप देखिएगा तो ये सब महिला केंद्रित आपको दिखेगा, नारी मुक्ति से संबंधित आपको दिखेगा। ठीक है। धार्मिक आडंबर जो था, बहुत सारे जो कर्मकांड थे उसको दूर करने का प्रयास। फिर ये सुधारवादी यानी उसमें सुधार करने जो कमियां हैं, जैसे वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने बोला, तो जो कमियां हिंदू धर्म में उसको सुधार करने का प्रयास यहाँ पर किया गया सुधारवादी स्वरूप के रूप में। अब देखेंगे क्या क्या। देखिए, हम आपको थ्योरी बार बार बोलते हैं पढ़ के जाइए, थ्योरी से आप वहाँ क्वेश्चन बनाइएगा। मैं बार बार बोलता हूँ ऑब्जेक्टिव कई लोग पढ़ते रहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा। आप सिलसिलेवार ढंग से पूरा हिस्ट्री का, जैसे हमने आपको वॉल्यूम दिया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास को और विश्व इतिहास को भी सिलसिलेवार ढंग से अच्छे से रीड करके जरूर जाइएगा। पॉलिटी को भी रीड कीजिएगा लाइन बाय लाइन। ऑब्जेक्टिव लास्ट में कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि आप थ्योरी पढ़ के जाइए और जितना भी घटनाक्रम है उसको सिस्टमेटिक याद कीजिए, किसके बाद कौन सी घटना हुई। जैसे हम लोग कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें आपका स्टेप होता है, इसके बाद ये घटना, इसके बाद ये घटना। उसी प्रकार से अब इतिहास को आपको समझ के पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो लोग नेट JRF का देते होंगे वो देखते होंगे कि क्वेश्चन का सिस्टमेटिक रहता है, घटनाक्रम दिया रहता है ऑप्शन में, और उसमें आपको अरेंज करना होता है कि कौन सा घटना पहले हुआ, कौन सा घटना बाद में हुआ। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं उसको। और यही कमोबेश आप सभी एग्जाम में अब पैटर्न जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में ही आपको 4 से 5 जानकारी वो चाहता है कि निकाल लें कि इसको इसके बारे में जानकारी है या नहीं है। तो इसके लिए आपको अच्छे से थ्योरी पे फोकस करना चाहिए। मेरा भी प्रयास वही होता है कि मैं आपको थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ, और मैं थ्योरी ही पढ़ाता हूँ विशेष रूप से, क्योंकि मुझे पता है कि अब जो भी एग्ज़ाम है वो सारे थ्योरी आधारित हो रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है। सुधार आंदोलन ने भारतीयों को उनकी समृद्ध संस्कृति विरासत को अवगत कराया, उनके हीनता की भावना जिससे कि कम हुई। ठीक है। तो समाज सुधार हुआ, तो जब कमियां आई समाज में सुधार हुआ, तो उनको अपनी संस्कृति विरासत के बारे में पता चला कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो जो कमियां हैं उसको बस सुधार कर लेना है। आंदोलन ने आधुनिक शिक्षा पे बल दिया। सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। आपने देखा होगा कि राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या जो भी समाज सुधारक हुए उन्होंने कई पत्रिकाएं बनाई। आगे चल के हम चर्चा करेंगे सभी के पत्रिका के बारे में, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुधार आंदोलन स्वराज एवं स्वदेशी अवधारणा को भी लोकप्रिय बनाया। तो जो समाज सुधार आंदोलन था उसने स्वदेशी, जो स्वदेश निर्मित वस्तुएं हैं उसको भी लोकप्रिय बनाया। आगे चल कर के आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन भी बहुत बाद चल के 20वीं सदी में होता है। कर्मकांड एवं आडंबर चोट करने से धर्म का सरलीकरण हुआ। जो कर्मकांड था उसको दूर किया गया। जातीय जो अवधारणाएं थी लोगों के बीच में, जो अभी भी है, उसको चोट करके, उसको खत्म करके मानवीय एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। नारी मुक्ति के क्षेत्र में आंदोलन का प्रयास बहुत ही उस समय सराहनीय रहा। बहुत सारे नारी से संबंधित वहाँ पे कह सकते हैं कानून भी बनाए गए जो कि नारी के शोषण के लिए थे, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, इन सब को दूर किया गया। आंदोलन के प्रसार नगरीय क्षेत्र तक ही सीमित रहा। इसकी पूछ देगा कि समाज सुधार आंदोलन के क्या सीमाएं थी, क्या सीमा था, मतलब कहाँ तक वो फला फूला। तो केवल देखा जाए तो वो मध्यम वर्गीय स्वरूप दिखता है, जो मध्यम वर्ग में ही वो फला फूला।
और इसमें अगर देखा जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा अतीत पर बल दिया गया, यानी वर्तमान से ज़्यादा अपने अतीत को याद करने, जैसे पुनर्जागरण रेनेसा जिसे यूरोपीय इतिहास में पढ़ते हैं पुनर्जागरण, उसी प्रकार से भारतीय जो समाज सुधारक हैं, चाहे दयानंद सरस्वती, क्या बोलते हैं, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो की बात करें, यानी प्राचीन समय में वैदिक सभ्यता में जो वेद की जो संकलन, जो उसमें उपदेश है, उसको ऋग वैदिक काल के उपदेश को लागू करने के, उसके बारे में सोचने, उसके बारे में अध्ययन करने की बात उन्होंने किया। वेदों की ओर लौटो, कर्मकांड को इन्होंने लाने का बात नहीं किया। कई लोग सोचते हैं वेदों की ओर लौटो मतलब कर्मकांड, नहीं। देखिए शुरुआती दौर में वेद में भी कर्मकांड नहीं रहता, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडीय वेद बनाए जाते हैं। फिर आगे चल करके आपको जो है यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के बाद जो युग आया उसमें भी वहाँ पे कर्मकांड का विरोध किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर वेदों की ओर लौटो की बात किया गया तो अतीत पर अत्यधिक बल, तार्किक दृष्टिकोण को चोट पहुंचा, वहाँ पे तर्क पे कम विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अब हम लोग एक एक करके सभी समाज सुधारकों के बारे में थोड़ा सा जानकारी एकत्रित करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे हमारी बातों को। अब आपका जो है हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी क्लास लेंगे कल से, आज बस स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे है राजा राम मोहन राय। सबसे पहले अगर पूछेगा कि आत्मीय सभा ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक कौन हैं, या मिरातुल अखबार किसके द्वारा शुरुआत किया गया, या पूछ देगा संवाद कौमुदी किसके द्वारा शुरुआत किया गया, तो देखिए ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछते रहता है ये राजा राम मोहन राय वाला, ठीक है। तो ये आप निश्चित रूप से थोड़ा सा अच्छे से देख के जाइएगा। राजा राम मोहन राय से निश्चित रूप से आपको एक क्वेश्चन बराबर पूछ दिए जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इन्होंने आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज आदि के माध्यम से अपने विचारों को फैलाया, साथ ही संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार आदि पत्रिकाओं के माध्यम से समाज सुधार करने का प्रयास किया। सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये वाला नहीं भूलिएगा, विलियम बेंटिक के, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगवाई, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सती प्रथा का अंत किसके समय में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसको समाप्त किया गया। साथ साथ इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, जो जातिगत भेदभाव है, जाति प्रथा जो कि आज भी समाज में व्याप्त है, पर्दा प्रथा जो कि महिला लोग, जैसे मुस्लिम धर्म में बुर्का है, हिंदू धर्म में पर्दा प्रथा होता था, धीरे धीरे पर्दा प्रथा समाप्त हो रहा है, पढ़ा लिखा समाज में बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये शिक्षा के साथ साथ इसमें सुधार हुआ। बहु विवाह, जो एक से ज़्यादा विवाह लोग करते थे, उस पर बाल विवाह यानी जो बचपन में ही शादी हो जाती थी, बच्चे लोग का ही शादी कर दिया जाता था, उस पर रोक हुआ यहाँ पर। और साथ ही इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया, यानी ईश्वर एक है, ईश्वर क्या है, एक है। तो एकेश्वरवाद की संकल्पना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा यहाँ पे बल दिया गया। तो ये एक अच्छे कह सकते समाज सुधारक के रूप में, ठीक है, आधुनिक भारतीय समाज सुधारक के रूप में प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास किया है, ठीक है। आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। केशव चंद्र सेन का सुधार, राजा राम मोहन राय के बाद इन्होंने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया, क्योंकि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ही हैं, तथा इसका विस्तार बंगाल से बाहर किया। और ये भी जाति प्रथा, मूर्ति पूजा होना चाहिए, पूजा आदि का विरोध किया। अब आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। इन्होंने बम्बई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी और इसके माध्यम से उन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो।
ठीक है। जबरन जो धर्मांतरण हुआ, जो शुद्धिकरण, जो लोग हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में औरंगजेब के समय में जबरदस्ती धर्म प्रावर्तन, ये धर्म बदल दिया गया, जबरन धर्मांतरण कर दिया गया उनका, उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में शुद्धिकरण पर इन्होंने जोर दिया कि वैसे लोग जो जबरदस्ती बना दिए गए मुगल बादशाहों के द्वारा या दबाव में जबरदस्ती उनको दूसरे धर्म में, ईसाई धर्म या अन्य धर्म में उनको धर्मांतरण किया गया, तो वो लोग फिर से अपने धर्म में स्वेच्छापूर्ण लौट सकते हैं, जिसको उन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन कहा। इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे कि नेट जेआरएफ में भी पूछे जाते हैं और वहाँ पर भी आपको इस तरह का लाइन दे देगा और फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए दे देता है, ठीक है। उनके शिष्यों ने शिक्षा के विकास के लिए दयानंद एंग्लो विद्यालय डीएवी कॉलेज की स्थापना किया तथा जाति, तो डीएवी स्कूल कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जिसको बोल सकते हैं, दयानंद एंग्लो विद्यालय डीएवी कॉलेज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती के ही प्रयास से हुई है और इन्होंने भी जाति प्रथा का विरोध किया है। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, आप लोग जानते ही होंगे, वेल्लूर मठ के संस्थापक हैं। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, उनके नाम पे इन्होंने मिशन चलाया और मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। इनको हिंदू नवजागरण के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि भारतीयों में आत्मगौरव की भावना को जगाया, नारी शिक्षा पे जोर दिया तथा समाज में नारियों के महत्व को रेखांकित किया। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन वाला कई बार पूछा गया है, वेल्लूर मठ के बारे में भी पूछा गया है, तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते रहेगा। बाकी बहुत सारा आपको वन लाइनर भी हम आपको इनके बारे में करवाएंगे आगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सुधार, देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 ईस्वी में क्या करते हैं, विधवा पुनर्विवाह करते हैं। देखिए इससे पहले क्या होगा, पहले सती प्रथा, जब सती प्रथा रुकेगा, सती प्रथा जब रुकेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि महिलाएं जो जिनके पति गुजर चुके हैं तो उनकी संख्या बढ़ेगी, उसके बाद ही क्या विधवाओं की संख्या बढ़ेगी। जब विधवाओं की संख्या बढ़ेगी तो समाज में विधवाओं को लेकर के भी मानसिकता पनपेगा कि इनका अब क्या किया जाए। पहले तो ये इनको जला दिया गया तो मामला ही खत्म, द एंड, लेकिन अब तो इनको बचा लिया जा रहा है, इनको जलने से बचा लिया जा रहा है। तो अब इनका क्या होगा, तो इनको फिर से विवाह किया जाए। जब पुरुष दूसरा शादी कर सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती, सिंपल सी बात है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी अगर कई बार आपको सीरीज में दे देगा कि पहले सती प्रथा आया कि विधवा पुनर्विवाह है, तो स्वाभाविक सी घटना याद रखिएगा, पहले सती प्रथा आएगा, 1829 ईस्वी में इसको समाप्त किया जाएगा, तभी आएगा आगे चल करके विधवा पुनर्विवाह की बात, और वो 1856 ईस्वी में। कब, तो 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह किसके द्वारा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरुआत किया जाएगा। यानी सती प्रथा को बंद करने में योगदान किसका था, तो राजा राम मोहन राय का, और विधवा पुनर्विवाह करवाने में किनका महत्व है, किनका योगदान है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक है, याद रखेंगे। शिक्षा, विशेष करके महिलाओं की शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। देखिए मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं ले जा रहा हूँ, बस वही चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको 2-4 लाइन में ही ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है एक व्यक्ति का। नहीं तो अगर आपको हम डीपली पढ़ाएंगे तो पूरा एक एक व्यक्ति का पूरा क्लास चलेगा। सर सैयद अहमद खां, ठीक है, इनके बारे में आप जानें। ये मुस्लिम धर्म में जो कमियां थी, जो कुरीतियां थी, उसको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया, क्योंकि उस समय मुस्लिम लोग इंग्लिश पढ़ते ही नहीं थे, अंग्रेजी शिक्षा, और जिस कारण से वो बहुत पिछड़ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को भी इंग्लिश पढ़ने के लिए कहा और आधुनिक शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से मुस्लिमों के सामाजिक धार्मिक उत्थान में सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त देवबंद आंदोलन, अगर पूछेगा किससे संबंधित है,
तो मुस्लिमों के सामाजिक सुधार से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, देवबंद आंदोलन, जिसमें सर सैयद अहमद खां की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, उसके बाद उपयुक्त समाज सुधार के लिए निम्न कदम उठाए, और इन्होंने क्या उठाया, बाल विवाह पर रोक, शारदा एक्ट पारित किया गया, शारदा एक्ट, ठीक है, 1929 के ही आसपास है शारदा एक्ट, जिसमें विवाद की आयु 14 वर्ष रखा, मतलब विवाह, सॉरी ये विवाह होना चाहिए, विवाह की आयु कितना कर दिया गया, पहले क्या था 10 वर्ष आयु था, उसके बाद 12 हुआ, उसके बाद 14 वर्ष हुआ, सबसे लास्ट में जब शारदा एक्ट बना तो उस समय 14 वर्ष विवाह का उम्र रखा गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो है शारदा एक्ट के तहत कितना वर्ष महिलाओं की आयु दी गई विवाह का, तो याद रखेंगे वह आयु था 14 वर्ष। ठीक है, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जब बार बार पढ़ेंगे तब जाकर के आपको याद होगा। ठीक है, तो शारदा एक्ट भी 1929 में ही आया है। ठीक है, 1929 में ही आपका शारदा एक्ट भी आया है, अगर पूछेगा तो याद रखिएगा शारदा एक्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद है पर्दा प्रथा। एक क्वेश्चन ये डी कर्वे के बारे में भी पूछ दिया जाता है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी है। डी कर्वे, डेविड हेयर, ये लोग भी समाज सुधारक हैं जो कि बंगाल में उस समय रह रहे थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। दक्षिण भारत में प्रचलित देवदासी प्रथा का अंत डेविड हेयर ने किया। इस प्रकार हम पाते हैं कि विभिन्न सीमाओं के बावजूद भी 19वीं सदी को समाज सुधारकों ने समाज की नई दिशा दशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए क्या किया, एक पृष्ठभूमि तैयार किया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको, जैसे आपको विधवा पुनर्विवाह 1856 याद रखना है, सती प्रथा का अंत आपको याद रखना है, कब, तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी याद रखना है, शारदा एक्ट 1929 आपको याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछ दे आपको ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1828 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि 1828-29 के ही समय में आपको हमने अभी तुरंत बताया था क्या, तो आपका सती प्रथा का अंत हुआ 1829। तो 1828 ईस्वी में याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ठीक है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, 20 अगस्त 1828। तो अब आपको क्या करता है कि क्वेश्चन को आगे पीछे लिख के 4 ऑप्शन दे देगा और फिर कहेगा उसको अब सीरियली कीजिए कौन घटना कैसे हुई। ठीक है, तो आप जो एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। थ्योरी पे विशेष फोकस कीजिए। इतिहास को मैं बार बार बोलता हूँ कि पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बार बार उसको दोहराते रहिए, तब जा कर के आप एग्ज़ाम में सही बनाएंगे, अन्यथा सारा कन्फ्यूजन में आपका बहुत सारा गलती हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात को समझ पा रहे होंगे सभी लोग। अब आते हैं ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार। बहुत अच्छा टॉपिक है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एक चरणबद्ध तरीके से भारत में कब्जा जमाया। जैसे आप देखते होंगे ट्रेन पे जब बैठिएगा, विदाउट टिकट वाले आदमी आएंगे, बगल में कहेंगे बैठने दीजिए, बैठते बैठते वो क्या करेंगे, अपना सामान रखेंगे, फिर आपको दबाते दबाते जो है ना वो लेट जाएंगे और आप जो है उनको देखते रह जाइएगा। ठीक है, तो वो चालाक होते हैं, उनको अनुभव होता है कि कैसे इसको बेवकूफ़ बनाना है। ठीक है,
तो उसी प्रकार से जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पहले यहाँ पे व्यापार करने का एक उद्देश्य लेके आए कि हमको व्यापार करने दीजिए, हम अपने सामान को लाएंगे, यहाँ पे बेचेंगे, आपका भी सामान खरीद करके ले जाएंगे। पहले तो उन्होंने ये काम करना शुरू किया, यहाँ से सामान ले जाते थे, बेचते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि भारतीय सामान को जो है नहीं खरीदना शुरू किया, खुद के सामान को बेचने का मार्केट बना लिया और कच्चे माल के आपूर्ति के रूप में रॉ मटेरियल केवल यहाँ से ले जाने लगे। तो धीरे धीरे उन्होंने भारतीय जो स्ट्रक्चर था, उद्योग धंधे थे, कुटीर उद्योग था या कुछ भी जो व्यापार के छोटे छोटे साधन थे, रोजगार था लोगों के पास, उनसे वो उन्होंने छीन लिया। कहीं ना कहीं अगर आप देखें वर्तमान समय में भी ये स्थिति हो रही है। बड़े बड़े कंपनियां, देखिए अभी हम लोग समझ नहीं रहे उस बात को, लेकिन आने वाले समय में फिर से एक आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, खास करके उन कंपनियों के खिलाफ जो कि बड़े लेवल की हैं और वो धीरे धीरे आपके मार्केट पे कब्जा जमा रही है। ठीक है, और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है, चूँकि उनको सरकार को टैक्स देती है तो वो सरकार को टैक्स दे करके अपना यहाँ पे चला रही है, लेकिन वो भारतीय जो व्यापारी हैं उनको वो हानि पहुँचा रही है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे वॉलमार्ट है, जैसे आपका अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, या बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो सेंट्रलाइज सिस्टम से सारे अपने प्रोडक्ट को पूरे ऑल इंडिया में सेल कर लेती हैं। तो सारा पैसा क्या हो रहा है, एक कंपनी या किसी एक व्यक्ति विशेष के सेंट्रलाइज हो जाएगा। उसमें बहुत सारे जो देखिए उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है कंपनियों के पास जाना शुरू हो गया। तो जो छोटे व्यापारी हैं जो किसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीद करके बेच रहे थे, कुछ बीच में जो कमाई करते थे वो उनका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो व्यापारियों के लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो ये शुरुआती चरण में अगर आप देखिए तो अंग्रेज ने भी यही काम किया था। ठीक है, रॉ मटेरियल, जैसे यहाँ पे क्या कि कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना और फिर वो अमेजन या फ्लिपकार्ट जो बेचने वाला सेलर है उसके माध्यम से वो आप तक घर तक प्रोडक्ट पहुँच गया। तो जो बीच का इनकम हुआ वो कंपनी को हो गया। ठीक है, जो आपको पहुंचाया। तो जितने भी यहाँ पे व्यापारी हैं उनका वहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो अंग्रेज़ों ने शुरुआत में तो आए तो उन्होंने व्यापार करना शुरू किया, यहाँ के प्रोडक्ट को भी ले जाते थे, अपना प्रोडक्ट भी लाते थे, लेकिन बाद में वो यहाँ के प्रोडक्ट को ले जाना बंद कर दिए और केवल अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू किए। और फिर आपने देखा ही किस प्रकार से जो है युद्ध करते हैं और फिर युद्ध के माध्यम से यहाँ की ज़मीनें, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उस पर कब्जा करते हैं और धीरे धीरे अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो उसमें से कुछ व्यक्ति विशेष हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनमें जैसे हैं लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, डलहौजी। इन 5 व्यक्ति का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजों की नींव मजबूत की। ठीक है, अंग्रेज अगर भारत में रह सके तो इन्हीं के बदौलत, इनके ही नीतियों के बदौलत अंग्रेज भारत में सत्ता जमा पाए। इन्होंने तत्कालीन भारतीय परिस्थिति जो था उसका लाभ उठाया। केंद्रीय और दूरदर्शिता होना चाहिए, ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चूंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल पावर नहीं था। इस संदर्भ में कहा जाता है कि क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव डाली, वारेन हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया, कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ी की, वेलेस्ली ने उस इमारत को पूरा किया और बाद के गवर्नर जनरलों ने उसको अंतिम रूप से शक्ल दे दिया। ठीक है, और अंग्रेजी सत्ता यहाँ पे अच्छे से स्थापित हो गई। कई बार पूछेगा कि द्वैध शासन किसके द्वारा शुरुआत किया गया, तो याद रखिएगा द्वैध शासन यानी 2 लोग जब शासन करें उसको द्वैध शासन कहते हैं। ठीक है, जैसे इलाहाबाद की जब संधि हुई तो उसके बाद जो बंगाल था उसमें द्वैध शासन की शुरुआत होती है।
तो लॉर्ड क्लाइव के माध्यम से द्वैत शासन की नीति शुरुआत हुई। फिर आगे चल करके वेलेजली ने क्या किया, सहायक संधि की नीति लाई, जिसके तहत भारतीय राजवारों को अपने साथ जोड़ा और खुद की सेना उनको मुहैया की। आगे चल के लॉर्ड डलहौजी ने किसी भी तरीका से साम दाम दंड भेद की नीति से भारतीय राज्यों को, जो राजा राजवाड़े थे, उनकी ज़मीनें, उनके राज को अपने ब्रिटिश राज में मिलाने का हर संभव प्रयास किया। वेपगत का सिद्धांत क्या था, जिसके तहत अगर कोई राजवाड़े हैं, जो कोई राजा है, देसी रियासत है, अगर उसको पुत्र नहीं है, आगे का जनरेशन नहीं है, तो उसकी ज़मीनें, उसके राज्य को ये लोग हड़प लेते थे। वही वेपगत का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए पूरा अब कहानी पढ़ते हैं। लॉर्ड क्लाइव का द्वैत शासन आप लोग को पता होगा, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, चूँकि बार बार हमने इस घटना को आपको पढ़ा रखा है। उसके बाद फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और उसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। आगे चल करके 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, जैसा कि आप लोग को पता है, जिसमें अंग्रेज और किसके बीच हुई थी, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और मीर कासिम। ठीक है, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी निजामत सूबेदारी प्राप्त हुई। यानी अंग्रेज को दीवानी व्यवस्था, यानी प्रशासन का जो टैक्स वसूली करने का काम था, सूबेदारी, निजामत, दीवानी, टैक्स वसूली का काम किसको मिला, अंग्रेजों को। और प्रशासनिक व्यवस्था वो जो बंगाल का नवाब था वही देख रहा था, क्योंकि उनको पता था अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था लेंगे, क्योंकि उनको भारतीय समाज और भारतीय लोगों के बारे में उतनी अच्छी जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था अपने अंदर नहीं किया, केवल क्या लिया, तो टैक्स वसूली का काम। और धीरे धीरे उन्होंने शासन व्यवस्था स्टार्ट कर दी। और यह एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें केवल अधिकार अंग्रेजों के पास रहा, जबकि उत्तरदायित्व किसके पास दिया गया, तो बंगाल के नवाबों के सर पे रख दिया गया। ठीक है, इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी बंगाल का क्या बना, वास्तविक शासक बना। और बंगाल शासन अंग्रेजों की अनुकंपा और वार्षिक अनुदान पर निर्भर हो गया। और बंगाल का शासक किस पर डिपेंड हो गया, तो अंग्रेजों की अनुकंपा पे और वार्षिक उसको सैलरी दे करके उसको फिक्स सैलरी कर दिया, सालाना मिलेगा, अब तुमको जैसे रहना है रहो। ठीक है, साथ साथ ब्रिटिश कंपनी को प्रशासकीय सुविधा, बाहरी संघर्ष से बचाव मिल गया, आर्थिक लाभ हुआ, ये सब अंग्रेजों को हो गया। यानी सारा धन भारतीयों का। और यहाँ पे अब क्या हुआ कि टैक्स वसूली का काम अंग्रेजों ने रखा, तो उससे स्वाभाविक सी बात है आर्थिक लाभ होगी। उसके बाद दूसरा अंग्रेज आया, लॉर्ड वेलेजली, उसने क्या किया कि सहायक संधि की नीति अपना दिया। यानी कोई भी देसी राज के लिए एक ब्रिटिश सेना होगी, यानी देसी राज को ब्रिटिश क्या करेंगे, अंग्रेज उसको सेना देगी। और उसका खर्च कौन देगा, तो वेलेजली। एक साथ देखिए क्या किया, ये एक तो अपनी सेना देगा, और वह सेना किसका, अंग्रेजों का, अंग्रेजों की बात को मानेगा। और खर्च किससे लेगा, तो देसी रियासतों के राजाओं से लेगा। उससे क्या होगा, देसी रियासतों की जो शक्ति है, सैन्य शक्ति है, सामरिक शक्ति है, वो कमी आएगी और अंग्रेजों की सामरिक शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, और उसके बदले में उसको पैसा भी मिलेगा अंग्रेजों को। संबंधित देसी राज की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन होगी। और जो लोग सहायक संधि के तहत शामिल होंगे, तो वो अपने मन से किसी दूसरे राज या किसी दूसरे लोगों से, किसी दूसरे देश के लोगों से कोई भी संधि नहीं कर सकते हैं। देसी राज अपनी सेवा में किसी ब्रिटिश विरोधी राज्य के व्यक्ति या यूरोपीय को शामिल नहीं कर सकते हैं। देसी राज में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रहेगा, जो कि सारा जानकारी अंग्रेज के उच्च अधिकारी को पहुंचाता रहेगा। और साथ साथ ब्रिटिश संबंधित देसी राज आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक छोटा सा अपने तरफ से ये कहा कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं, वो आंतरिक मामले में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे। ठीक है, चलिए, उद्देश्य हस्तक्षेप कर सहायता के बदले धन प्राप्त करने की योजना।
फ्रांसीसी अधिकारी, ऐसे अगर आप देखा जाए तो अगर इस जो सहायक संधि की शुरुआत या ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया था फ्रांसीसी जो अधिकारी या डुप्ले ने ये बनाया था, लेकिन इसको वो लागू नहीं कर सका था, लागू वेलेजली ने किया था। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से इसका विस्तार जो है वेलेजली ने किया सहायक संधि के तहत। तो सबसे पहले उसने सहायक संधि के तहत 1798 में हैदराबाद को मिलाया, फिर 1799, ये भी आपको दे देगा, कहेगा सीरीज में बताइए कब किसको कौन मिलाया। पहले इसमें से पूछेगा किसको मिलाया गया सहायक संधि के तहत, हैदराबाद को 1798 में, फिर मैसूर को मिलाया गया, फिर 1801 में अवध को मिलाया गया, फिर 1802 में पेशावर होना चाहिए, फिर 1803 में सिंधिया, और फिर 1804 में मोसले। ठीक है, पेशवा या महाराष्ट्र को यहाँ पे कह सकते हैं पेशवा। तो इन सब घराने जो थे, पेशवा घराना है, मतलब कह सकते हैं कि राजा राजवाड़े हैं, इन लोगों को एक एक करके मिलाया गया। कंपनी को लाभ क्या हुआ, निशस्त्र कर दिया, यानी हथियार अब तो अंग्रेजों के पास है और राजा के पास तो है नहीं। फ्रांसीसी प्रभाव जो फ्रांस के तरफ से था उसको समाप्त कर दिया। भारतीय धन से खुद की सेवा और शक्ति बढ़ा ली। व्यापार के लिए एक बड़ा बाजार, जो भी राजा राजवाड़े थे वो खरीदारी करते थे। देसी राज्यों ने सुरक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख डाली, और देसी राज ने क्या कर डाला, सहायक संधि के माध्यम से सुरक्षा लेने के वजह उसने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता को ही गिरवी कर डाली। किस संधि के तहत, तो सहायक संधि के द्वारा। ठीक है, तो ये था लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा कि सहायक संधि किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया। द्वैध शासन किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन स्थापित किया गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं डलहौजी की अब विस्तारवादी नीति। देखिए, डलहौजी ने कई तरह की नीतियां बनाई, और इसका शासन पीरियड कब का है, तो 1848 से 1856 का है। इसने युद्ध द्वारा जो शामिल किया, भारतीय जो राज्य हैं 1849 में पंजाब को शामिल किया, 1852 ईस्वी में बर्मा, दक्षिणी बर्मा को शामिल किया, फिर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को शामिल कर लिया। उसके बाद व्यपगत का सिद्धांत जो था, जो जिसका पुत्र राजकुमार नहीं है तो उसके राज को खुद में मिलाने का सिद्धांत व्यपगत का सिद्धांत है। तो उसके तहत सबसे पहले सतारा को 1848 में मिलाया, जैतपुर को 1849 में मिलाया, संबलपुर को मिलाया 1849 में, बधार को मिलाया, उदयपुर को, झांसी को 1853 में। और जब झांसी को मिलाया तो आगे चल के आपने देखा होगा कि झांसी की रानी ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी, यही व्यपगत के सिद्धांत के कारण। फिर नागपुर मिला 1854 में। ये सब व्यपगत के सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा देसी रियासतों को इन समय में मिलाया गया। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, सबसे पहले किसको मिलाया गया वो जरूर याद रखिएगा, 1848 ईस्वी में। और झांसी वाला याद रखिएगा कब मिलाया गया था, तो 1853 ईस्वी में। ठीक है, आपको पता होगा मुक्त व्यापार की नीति अंग्रेजों के द्वारा कब आई थी, तो 1813 ईस्वी में। केवल चाय और चीन का व्यापार को छोड़ करके सारे व्यापार जितना थे उसको फ्री कर दिया गया, फ्री ट्रेड, यानी कोई भी अंग्रेज व्यापारी पूरे भारत में व्यापार कर सकता है, कोई भी यूरोपीय व्यापारी, केवल चाय के साथ, ठीक है, और चीन के साथ। चाय और चीन का व्यापारी मतलब व्यापार का काम जो है वो अंग्रेज लोग करेंगे। ठीक है, विलय और विस्तार की नीति अपनाई। हड़प की नीति, बारिश ना होने पर ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया। परिणाम प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया पूरा भारत का। शासकों ने यहाँ पे विद्रोह करना शुरू कर दिया, 1857 की क्रांति हो गई, और फिर आगे चल करके भारत में कंपनी शासन का अंत हो गया। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी की जो भारतीय रियासतों को खुद में शामिल करने की जो नीतियां थी, फूट डालो शासन करो की नीति, तो ये सब कहीं ना कहीं जो है मेन कारण रहा। और भारत में 1857 की क्रांति के पश्चात कंपनी शासन का अंत हो गया। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे कि आधुनिक शिक्षा पे भी वुड डिस्पैच जिसको बोलते हैं 1854 में आया, जिसको कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया।
यानी भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 ईस्वी में। किसके समय में आया? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में आया। ठीक है, फिर लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में क्या किया? रेलवे भी बनाई, संचार साधन का भी विकास किया, बहुत ज़्यादा काम किया। अगर आप देखें तो सिविल सेक्टर में बहुत सारा काम आपको दिखाई देगा, संचार का, परिवहन का, जैसे रेलवे बम्बई से थाने तक लॉर्ड डलहौजी के समय में बना। 1852 में जो संचार के लिए भारतीय तार विभाग बना 1852 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस, डाक टिकट जो है बनाया गया। उसके बाद ये भी पीडब्ल्यूडी जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग, किसके द्वारा शुरुआत किया गया? ये भी क्वेश्चन बराबर पूछता रहता है। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरुआत किया गया था सार्वजनिक, जो पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग। जीटी रोड का मरम्मत का काम डलहौजी ने किया, बहुत सारे काम डलहौजी ने किया था। गड़बड़ एक बस उसने यही किया था कि व्यक्तिगत के सिद्धांत या अन्य किसी तरीका से वो भारतीय देसी रियासत या राज्यों को ब्रिटिश भारत में शामिल करने का जो उसका प्रयास था वो कहीं ना कहीं गलत था। बाकी वो उसने बहुत सारे, अगर देखें तो बहुत सारे काम उन्होंने किया था। आधुनिक भारत के निर्माण में जो लॉर्ड डलहौजी की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपको दिखाई देगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि अपने विभिन्न नीतियों के माध्यम से भारत में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और साथ ही आर्थिक दोहन शोषण भी किया। तो वुड डिस्पैच 1854 याद रखिएगा। भारतीय रेलवे जो मुंबई से थाने तक बना था, बम्बई से थाने तक 1853 में। भारतीय तार विभाग 1852, ये सब सारे काम 1854 में जो है। पोस्ट ऑफिस, डाक टिकट, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग, ये सब सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी की देन है। ठीक है, व्यक्तिगत का सिद्धांत भी लॉर्ड डलहौजी की देन है। यानी 1848 से 56 की जितनी भी घटनाएं हैं वो डलहौजी के समय का। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो 2 टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ बोलूँगा 1-2 क्वेश्चन, तो 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे जो आज का क्लास हमने लिया है। ठीक है, आगे भी फिर अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब लाइव सेशन फिर से, चूँकि आपका पूरा कोर्स हमने करवा रखा, ये सब टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा रखे हैं। ठीक है, आपने वीडियो देखा भी होगा, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। और बार बार मैं उन सभी तमाम जो भी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, चाहे टीचर बनना चाह रहे हैं, चाहे प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, हमेशा याद रखिए आप थ्योरी को ही पढ़िए, ऑब्जेक्टिव रटने के चक्कर में मत रहिए। आपको ना ही कॉन्सेप्ट हो पाएगा, ना ही आपसे एग्जाम निकलेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रख के जो क्लास नोट्स है उसको बार बार भरोसा करके आप पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा।